Okay, so today we are doing a chapter of history, CBSE class 11, changing cultural traditions. Okay, तो ट्रेडिशंस को चेंज करने में आप लोग माहिर हैं। ठीक है, ये हमेशा चलता ही रहता है। पुराने लोग बोलते हैं ट्रेडिशन चेंज मत करो, तुम लोग बोलते हैं ट्रेडिशन चेंज करेंगे। ठीक है, तो नया यूथ जो आ रहा है उसको बोलते हैं ना, नया सोच है नई उमंगे, अब है नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। तो ट्रेडिशंस चेंज होते रहते हैं, एक 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 डेकेड से दूसरा डेकेड में ट्रेडिशन चेंज होंगे, पहले भी हुए थे। हम लोग ये बात कर रहे हैं पहले की। ठीक है, तो फ्रॉम द 14th टू द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, towns were growing in many countries of Europe। अच्छी बात है। A distinct urban culture also developed। अब तुमको पता है सिटी कल्चर और रूरल कल्चर में थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, टाउन्स पीपल began to think of themselves as more civilized than rural people। ये होता है क्या इंडिया में? हम देखते हैं ना आजकल, वो इंडियन आइडल आता है ना, इंडियन आइडल में लोग बहुत बोलता है हम लोग तो पिछड़े हुए शहर से हैं, हम लोग पता नहीं कौन से शहर से हैं। मैंने एक टाइम था जब सोचता था कलकत्ता बॉम्बे जो मेट्रोपॉलिटन था बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत एटीट्यूड होगा, है ना, ये होगा। तुमको लगता है डिफरेंट? यू नो आई वॉज लाइक born एंड brought up इन हावड़ा। ओके, तुम लोग को सबको पता ही है, आई लव हावड़ा। ठीक है, इसी के लिए मैं हावड़ा में हूँ, बट आई डोंट लव हावड़ा नाउ, थोड़ा सा खराब हो गया हावड़ा। खैर एनीवेज, फिर मैं कैलकाटा स्कूल में गया, 11 12 जो मेरी जितनी स्कूलिंग है वो कैलकाटा में हुई। तो जानता है, जब मैं नया नया कैलकाटा स्कूल में गया ना, तो वहां के लड़के मेरे को छेड़ते थे, बच्चे मेरे को, जानता है क्या बोलता था? बोलता तुम गाँव से आया, गाँव से। कैन यू बिलीव दैट? आई मीन, हावड़ा टू कोलकाता ओनली हावड़ा ब्रिज क्रॉस करना था। ठीक है, बट आई टेल यू व्हाट, देयर वाज अ डिफरेंस, और ये मैं बोलता हूँ डिफरेंस था। ठीक है, अभी लेकिन वो डिफरेंस उतना नहीं है, लेकिन उस जमाने में डिफरेंस था। देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन अ डिस्ट्रिक्ट एंड अ सिटी। ठीक है, तो पहले के लोगों को लगता था कि जो टाउन्स के जो लोग हैं वो लोग ज्यादा सिविलाइज्ड है। उसका एक रीजन ये भी था कि टाउन्स में स्कूल्स थे, एजुकेशन था, यूनिवर्सिटीज था, हॉस्पिटल्स था, बिजनेस सेंटर था, पैसा था इनडायरेक्टली। तो लोग थोड़ा सा ज्यादा, उनका जो आउटलुक है वो थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न था। ठीक है, टाउन्स particularly Florence, Venice and Rome became centers of art and learning. Artists and writers were patronized by rich and aristocratic. The inventions of printing at the same time made books and prints available to many people, including those living in towns, distant towns or countries। तुमको ये बात तो मानना ही पड़ेगा कि किताबों के आने के बाद लोगों में बहुत चेंजेस आया ना। पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम पर शुरू में क्या होता था, ओरल नॉलेज पास ऑन होता था ना, एक टीचर से स्टूडेंट्स को ओरली पास ऑन होता था। फिर स्टूडेंट जो है वो उसको बाय हार्ट करता था, फिर वो अपने स्टूडेंट को पास ऑन करता था, बिकॉज मेन्यूस्क्रिप्ट्स नहीं थे, राइटिंग हम लोग को आती नहीं थी। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्डर वैदिक पीरियड टाइम बता रहा हूँ मैं तुमको। ठीक है, लेकिन जब से किताबें लिखना चालू हो गया, प्रिंटिंग मटेरियल आ गया, प्रिंटिंग होने लगा, लोग पढ़ने लगे। ठीक है, और जब लोग पढ़ने लगे तो उनको टीचर्स का जरूरत कम होने लगा। ठीक है, आज के डेट में देखो यूट्यूब आ गया है, सब लोग यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं, है ना, किसी को टीचर का जरूरत ही नहीं है ना, मयंक सर का जरूरत ही नहीं किसी को। है क्या, मयंक सर का जरूरत नहीं है ना किसी को अभी? है सर। अरे है, ऐसा है क्या? सृजन और प्रियांशु को नहीं चाहिए, हाँ। बोला तो माइक भी बंद करके रखा हो। बोला सर वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, बाद में सुनेंगे, वेरी सर। है ना। तो आजकल तो देखो इतना नॉलेज है तुम लोग के पास में, तो यू पीपल आर बिकमिंग वेरी स्मार्ट। ठीक है, इसी के लिए तुम लोग आजकल टीचर का इज्जत भी नहीं करते हो, वेरी बैड। खैर एनीवेज, a sense of history also developed in Europe and people contrasted their modern world with the ancients, one of the Greeks and Romans। ठीक है, तो इसमें ये भी बोल रहा है जब लोग जो है पुराने जमाने से अपने आप को कंपेयर करते थे और देखते थे कि पुराने के लोग कितने रॉयल थे, कैसे रहते थे, तो वो लोग भी उसी के हिसाब से चेंज होना चाहते थे। Religion came to be seen as something which each individual should choose for himself। The church's earth-centric belief was overturned by scientists who began to understand the solar system, and new geographical knowledge overturned the Europe-centric view that the Mediterranean Sea was the center of the world। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों को मिथ थे, जैसे कि लोगों को लगता था अर्थ जो है वो एक स्क्वायर है। ठीक है, और ओशन का एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ओशन पूरा नीचे गिर जाएगा। इसके लिए लोग वॉयज करने से डरते थे, उनको लगता था अगर हम वॉयज पे जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, हम वहां से सीधा नीचे गिरेंगे। ठीक है, तो लोग वैसे दूर दूर ट्रैवल नहीं करते थे डर के मारे। ठीक है, चर्च का ये बिलीफ था कि जो अर्थ है ना, सन अर्थ के चक्कर काटता है। ठीक है, तो जब साइंटिस्ट लोग ने बोलना चालू किया नहीं नहीं ये रॉन्ग है, तो वो लोग ने साइंटिस्ट को बोला, मैंने बोला ब्लास्फेमी का उस लोग के ऊपर आरोप लगा दिया, बोला इसके ऊपर ना डेविल आ गया, इसको मार दो। बहुत सारे साइंटिस्ट को लोग मार भी देते थे। ठीक है, लेकिन अभी वर्ल्ड चेंज हो रहा है, नॉलेजेस आ रहे हैं वर्ल्ड के पास में, और जैसे जैसे वर्ल्ड को नई नई चीजें मालूम पड़ रही हैं, वो लोग उस चीज को ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं और पुरानी चीजों को विश्वास नहीं कर रहे।
ठीक है, पहले के लोगों को लगता था कि मेडिटेरेनियन सी जो है वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, ये भी मिथ था, ये भी खत्म हो गया। तो चेंजेस देखो हमेशा से आए हैं और चेंजेस हमेशा से आते जाएंगे, ठीक है। देयर इज वास्ट अमाउंट ऑफ मटेरियल ऑन यूरोपियन हिस्ट्रीज फ्रॉम द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के बाद जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो ऑब्वियसली लोग ने लिखना चालू किया, पढ़ना चालू किया, तो हम लोग को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रिंटेड बुक्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, बिल्डिंग्स, टेक्सटाइल्स, ठीक है, मच ऑफ दिस हैज बीन केयरफुली प्रिजर्व्ड इन आर्काइव्स, आर्ट गैलरीज एंड म्यूजियम्स इन यूरोप एंड अमेरिका। तो 14th सेंचुरी के बाद जब चीजें प्रिंट होने लगी, ठीक है, तो हम लोग उसको बचा के रखने लगे, प्रिजर्व करने लगे। जब हम लोग उसको प्रिजर्व करने लगे तो आने वाली जो जनरेशन है उन लोग के लिए एक तो रेडी इंफॉर्मेशन था, ठीक है, आने वाली जनरेशन को बेसिक सर्च नहीं करना पड़ता था, उनका लिखा हुआ था, वो लोग वहीं से कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग जो अपना एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे वो आधा आधा मैंने अपने स्टूडेंट लोग को दे के चले जाते थे, तो उनके जो स्टूडेंट थे वो उस एक्सपेरिमेंट को वहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज देयर वाज समथिंग रिटन ना, उससे वर्ल्ड को बहुत फायदा होने लगा। फ्रॉम द 19th century, historians use the term Renaissance, literally means rebirth, to describe the cultural change of this period, ठीक है। तो रेनेसांस का मतलब ये होता है कि वापस से जो पुरानी चीजों, पहले पुरानी चीजें थी वो वापस से आ गई, ठीक है, माने ओल्ड फैशन जो है वो अपने आप को रिपीट किया। अचानक मैंने देखा सृजन और प्रियांशु दोनों एक दूसरे को देखे और हंसे, ऐसा क्या बात था भाई, आपस में चैटिंग चल रहा है तुम लोग का, हम लोग को भी नहीं इन्वॉल्व सर, करो। क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो बोलो क्वेश्चन, तुम मुस्कुराए, तुम मुस्कुराया, प्रियांशु भी सर, मुस्कुराया सच में, ऐसा क्या बात। प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा गड़बड़ इधर। हाँ हाँ, प्रोनाउंसिएशन क्या रेनेसांस ही है क्या? रेनेसांस। रेनेसांस के बारे में मेरा डिबेट चल रहा था। हाँ, इसके बारे में मेरा प्रिंसिपल डिबेट चल रहा था। अच्छा अच्छा। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या है? अरे भैया प्रोनाउंसिएशन का कोई लेनी देनी नहीं है, कोई माई बाप नहीं है प्रोनाउंसिएशन का, थोड़ा दिन के बाद सब इंडियन प्रोनाउंसिएशन ही चलेगा, समझ में आ गया। जिसको जो मन में आता है वो अपने तरफ से थोड़ा सा स्टाइल मार देता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। हम लोग जब छोटे रहते एम्बेसडर था, आज हम किसी को एम्बेसडर बोलते तो वो गुस्सा हो जाता था, एम्बेसडर बोल, व्हाट इज एम्बेसडर, एम्बेसडर है ना। हर चीज का प्रोनाउंसिएशन ये लोग चेंज कर, इन लोग का मन है थोड़ा सा, कोई भी अमेरिकन सिंगर आके एक एक्सेंट में कुछ चीज बोल देता है, हम लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। अरे कोई तरीका है यार। हम लोग को हिंदी में देखो, कल का मतलब कल जानता ना क्या होता है? कल, कल कली है, कैल ही जाता है ना। खलो 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 मामा, हम लोग ऐसे नहीं बोलते ना, माता जी, माता जी, हम लोग भी चेंज हो जाता है। पिताजी कुछ, पिताजी, पिताजी, पिताजी डंडा लेके मारो जी, बस है ना। बापू माने बापू ही है ना, बापू को बापू ही बोलते हैं ना, अब्बा को अब्बा ही बोलते हैं हम। अब्बा को हम लोग एबा, एबा, है ना। और तुम लोग देखो पापा को लोग पॉप्सिकल कर दिया, बताइए, मेरा बेटा मेरे को बोला पॉप्सिकल, बोल रहा ये क्या होता है, बोल रहा नया पापा पॉप्सिकल, ये क्या होता है भाई। हम लोग अपने पापा को आज भी पापा ही बोलते हैं ना, पिताजी को पिताजी ही बोलते हैं, माता को मम्मी। चलो मातेश्वरी से हम लोग मॉडर्न हो गए, मम्मी हो गए। अब अगर मम्मी को क्या लगे, मामा बोलने लगेंगे क्या मम्मी को, वैसे तो मम्मा हो ही गए ना, मॉम। है ना। लेकिन हम लोग का हिंदी का प्रोनाउंसिएशन चेंज हुआ है कोई, कोई भी हिंदी का वर्ड बताओ जो चेंज, अद्भुत, अद्भुत ही है ना। और अद्भुत बात यह है कि आज तक वो चेंज हुआ ही नहीं है, और अद्भुत बात यह भी है कि वो चेंज होगा भी नहीं। अगर ये अद्भुत को इंग्लिश में लिखेगा वो शुरू हो जाएगा अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत। ये प्रोनाउंसिएशन का, अब प्रोनाउंसिएशन भी नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है, ओके। इट इज नॉट प्रोनाउंसिएशन, इट इज प्रोनाउंसिएशन। किसी अंग्रेज को अच्छा लगे प्रोनाउंसिएशन, अब वो प्रोनाउंसिएशन ही चलता। अच्छा खासा बिस्कुट था, आजकल तुम बिस्कुट बोलते तो लोग चिढ़ जाते, बिस्किट, बिस्कुट मैंने गंवार, क्या बोलेगा ऐसा। ये छोड़ दो, सब लड़ाना तो बात नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं अपन, तो हमको रोक के पता नहीं कहां से कहां ले गया, मेरे अंदर का गुस्सा बाहर निकाल दिया। चलो, तुमने देखा ना अभी मेरा एक तो शॉर्ट्स अपलोड किया है, तो देखा है अंग्रेजों के ऊपर में एक तो शॉर्ट्स अपलोड किया, देखा मैंने कल ही किया, देखा तुमने, देखना मजा आ जाएगा, खून खोल जाएगा। 30 लाख इंडियंस डाइड, यू नो, 30 लाख इंडियंस डाइड। चेक करना कल वो, उसको देखना शॉर्ट्स को, आई हैव रिटन दैट। The historians who emphasized this most was a Swiss scholar, Jacob Burckhardt, of the University of Basel in Switzerland. He was a student of the German historian Leopold von Ranke. Ranke taught him that the primary concern of the historians was to write about the states and politics using papers and files of the government department. Burckhardt was dissatisfied with this very limited goals, and his master had set out for him. To him, politics was not the be all and end all in the history writing.
हिस्ट्री वॉज एज मच कंसर्न विद कल्चर एज विद पॉलिटिक्स। यहां पर बोलने का मतलब ये है कि पहले का जो राइटिंग्स था ना, वो सारा एक्चुअली किंग्स लोग जो होते थे ना, वो लोग राइटर लोग को पेट्रोनाइज करते थे, माने पैसा देते थे राइटर्स लोग, ठीक है। तो राइटर लोग किंग के बारे में ही लिखते थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग का तुमने देखा होगा यून सांग था, ठीक है, वो यहाँ पर आया था, इंडिया में आया था। तो जो भी राजा के कोर्ट में आता है, वो राजा उसको क्या नाम, वेलकम करता था, उसको अच्छे से रखता था, खिलाता था, पिलाता था, उसका देखभाल करता था। तो वो राजा का फेवर में ही लिखता था, ठीक है। राजा के सारे लिखता है, ही वाज सच अ बिग किंग, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, इसके इतने राज्य हैं, इतने घोड़े हैं, इतने एलिफेंट है, इसका ये वो ये। तो जो भी राइटिंग था हिस्ट्री में ना, वो अकॉर्डिंग टू द किंग्स था। इसके अंदर बहुत सारा हो सकता है चीटिंग भी हो, है ना। वो लोग अपना अच्छा ही अच्छा बताते हैं, खराब क्यों बताएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया हिस्टोरियंस के अंदर में, उन्होंने बोला कि हमारी राइटिंग्स जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से ओरिएंटेड नहीं होनी, हमारी राइटिंग जो है वो सोशल लाइफ के ऊपर में भी होनी चाहिए, कि नॉर्मल लोग कैसे रहते हैं, नॉर्मल कल्चर कैसा है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल लोगों के बारे में, नॉर्मल कल्चर के बारे में बात करेंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा उस वक्त के पीरियड के बारे में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज कोई राइटर आके खाली मुकेश अंबानी का लाइफस्टाइल के बारे में लिखेगा, और उसको कोई 500 साल के बाद पढ़ेगा, तो उसको समझ में आएगा कि लोग कितना अमीर थे ना, कितना अमीर था वो। एक एक उसके एक एक फ्लोर में उसका ऑडिटोरियम था, एक फ्लोर में उसका टेम्पल है, मंदिर था, एक फ्लोर में बेडरूम था, एक फ्लोर में स्विमिंग पूल था। लोग वाह क्या लैविश लाइफ जीता लोग। लेकिन अगर हम आज के सारे गरीब लोग का भी हिस्ट्री लिखेंगे ना, तब उसको समझ में आएगा कि कितना डिस्पैरिटी था लाइफ में बिटवीन पीपल एंड पीपल, अंडरस्टूड। तो आपको ओवरऑल व्यू लेना चाहिए, खाली राजा का अगर आप व्यू लेंगे तो हिस्ट्री गलत हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ रहा बात मेरा, यस सर। है ना। In 1860, he wrote a book called The Civilization of the Renaissance in Italy, in which he called his readers' attention to literature, architecture, and painting to tell the story of how new humanist culture had flowered in Italian towns from the 14th to the 17th century. This culture, he wrote, was characterized by new belief that man as an individual was capable of making his own decisions and developing his skills. He was modern in contrast to the medieval man whose thinking had been controlled by the church. तो तुम बेसिकली यहाँ पर देखेगा कि जो रेवोल्यूशन है वो अगेंस्ट द चर्च है, ठीक है। चर्च ने लोगों के लिए एक तो लाइफस्टाइल सेट किया था, और वो लोग बहुत स्ट्रिंजेंट थे, ठीक है। वो लोग बहुत स्ट्रिक्ट थे उस लाइफस्टाइल को लेकर, ठीक है। अगर कोई भी आदमी चर्च का लाइफस्टाइल को नहीं फॉलो करता था, तो वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते थे, और वो लोग उनको बहुत पनिश भी करते थे, समटाइम्स विद देयर डेथ ऑल्सो, ठीक है। दे कुड बी हार्श एट टाइम्स। ऐसा कुछ हमारे इंडिया में भी था, ठीक है। हम लोग के यहाँ पर भी ब्राह्मण कल्चर बहुत ज्यादा था, ठीक है, जो प्रीस्ट थे, ठीक है। यहाँ पे आज भी तुम देखो, आज भी हम लोग के बहुत सारे रिलीजियस गुरुज का चलता है हर रिलीजन में, है ना। रिलीजियस गुरुज का बात बहुत लोग मानते हैं बिना सोचे समझे, ठीक है। लेकिन इन द फ्यूचर क्या हुआ, लोगों ने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द थॉट्स ऑफ द रिलीजन, रिलीजियस गुरुज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यूरोप में चर्च के अगेंस्ट में एक तो क्या नाम है, रिवोल्ट हो गया। और लोग चाहते थे कि अब वो जो लाइफ जिए वो अपने हिसाब से जिए, ठीक है। दे शुड हैव द लिबर्टी ऑफ फॉलोइंग व्हाट दे फील लाइक, and they should do what they feel like doing, understood. There shouldn't be any force, and nobody should actually tell them what to do, understood. So there was this sense of freedom which has developed into the thoughts of people, understood. समझ में आ रहा बात को। हाँ सर। जैसे हमारी दीपशिका है, उसके अंदर तो हमेशा क्या नाम है, रेबेल वाला नेचर चलता ही रहता है। हम पापा का बात क्यों सुने, हम मम्मी का बात क्यों सुने, हम टीचर का बात क्यों सुने, हम इसका बात क्यों सुने, हम उसका बात क्यों सुने, हम खाली मयंक सर का बात सुने, है कि नहीं। हाँ सर। हाँ सर। The revival of the Italian cities. After the fall of the Western Roman Empire, many of the towns that had been politically and culturally centers in Italy fell into ruin. Obviously, there was there was unified government. There's no unified government, and the Pope in Rome, who was a sovereign in his own state, was not as a strong political figure. ठीक है, पहले के जमाने में क्या था, राजा बहुत स्ट्रॉन्ग था, राजा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो चर्च भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि चर्च को राजा ही प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। तो अभी राजा वीक हो गया तो चर्च कहां से स्ट्रॉन्ग रहेगा, है ना। द मेन जो बॉडीगार्ड है वही कमजोर है, तो फिर उसको सपोर्ट कौन करे। While Western Europe was being reshaped by feudal bonds and unified under Latin Church, the Eastern Europe under the Byzantine Empire and Islam was creating a common civilization further west. Italy was a weak and fragmented. You know where is Italy? Italy is this, है ना, ये इटली है। इट लुक्स लाइक किसी का बूट लगता है कोई Shoe. लड़की का बूट है ये, है ना।
एक तो ऐसा बूट जैसा लगता है ये इटली। ओके, तो यहाँ पर तुम देखिएगा एक जगह चर्च थोड़ा स्ट्रांग है और एक जगह चर्च जो है वो बिल्कुल से ही खत्म होते लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें, वॉज बीइंग रीशेप्ड बाय फ्यूडल बॉन्ड्स एंड यूनिफाइड अंडर द लैटिन चर्च। तो जो वेस्टर्न यूरोप था अपना, वो लैटिन चर्च के अंदर में आ गया। लेकिन ईस्टर्न यूरोप जो था, हमारा ईस्टर्न साइड वाला जो यूरोप था, वो इस तरफ वाला जो यूरोप था, ठीक है, यहाँ पर एक नया ही कल्चर इवॉल्व हो रहा था under the Byzantine Empire, and the Islam यहाँ पर आना चालू हो गया था, was creating a common civilization further west. Italy was weak and fragmented. However, it was this very development that helped in the revival of Italian culture. With the expansion of trade between the Byzantine Empire and the Islamic countries, the ports of the on the Italian coast revived. From the 12th century, as Mongols opened up trade with China via the Silk Route and as trade with Western European countries also increased, Italian towns played a central role. They no longer saw themselves as part of a powerful empire, but as independent city-states. Two of these cities in Italy, Florence and Venice, है ना, Merchant of Venice याद ही है तुमको, were republics, Yes, sir. and many others were court cities ruled by princes. One of the most vibrant cities was Venice. तुमको पता होगा वेनिस के में मर्चेंट ऑफ वेनिस में क्या लिखा था कि वहां पर बहुत सारे देश के लोग ट्रेड करने आते थे, है ना, हम लोग ने पढ़ा ना। और पोर्शिया ने बोला था ना कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं बाहर से ट्रेड करने के लिए, इसी के लिए हम लोग वेनिस का लॉ चेंज नहीं कर सकते। अगर हम लोग लॉ चेंज करेंगे तो हम लोग के लिए गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों था? क्योंकि जो वेनिस था, इट वॉज सेंट्रल पोर्ट सिटी था और बहुत सारे लोग वेस्ट और ईस्टर्न साइड से आते थे और उसको इन्होंने अपना एक सेंटर बनाया हुआ। ठीक है, तो वेनिस एक्चुअली हैड बिकम अ वेरी ग्रेट सिटी। ठीक है, वहां पे बहुत सारा बिजनेस हो रहा था। ठीक है, अनदर वो जिनॉय, याद है जिनॉय तुमको, जहाँ पे वो मंकी का कहानी था। ठीक है ना, याद आ रहा है? हाँ सर, दे वर मंकी डिफरेंट, के लिए अपना रिंग दे दिया। हाँ, they were different from other parts of Europe. The clergy were not politically dominant here. तुमको पता है यहाँ पर ड्यूक था, यहाँ क्लर्जी का नहीं चलता था, ड्यूक था ना, ड्यूक ऑफ वेनिस, याद आ रहा है? पूरा मर्चेंट ऑफ वेनिस यहीं से लिया हुआ है। ठीक है, द क्लर्जी वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंट हियर, नॉट विद द पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स. Rich merchants and bankers actively participated in governing the city, जैसे एंटोनियो, है ना, क्या नाम है, and this helped the idea of citizenship to strike root. Even when these towns were ruled by military despots, the pride felt by the townspeople in being citizens did not weaken. तो यहाँ पर तुम देखो मिलिट्री का नहीं चल रहा है, यहाँ पर रूलर का नहीं चल रहा है, प्रिंस का नहीं चल रहा है, क्या नाम है, चर्च का नहीं चल रहा है, यहाँ चल रहा है पैसे वालों का। ठीक है, कैपिटलिज्म चल रहा है, जो पैसे वाले हैं, रिच मर्चेंट है, उनका चल रहा है। अंडरस्टूड? द सिटी स्टेट माने सिटी इतना डेवलप हो गया कि अपने आप में एक कंट्री बन। जरा इसको रीड करो, कौन रीड करेगा ये वाला पोर्शन? हम पढ़ते हैं। पढ़ो। The city state. Cardinal Gasparo Contarini, 1483 to 1542, writes about the democratic government of his city state in the Commonwealth and the government of Venice 1534. To come to the institution of our Venetian Commonwealth, the whole authority of the city is in that council, into which all the gentlemen of the city, being one passed at the age of 25 years, are admitted. हम लोग के इधर जैसे सब 18 इयर्स हो जाते हैं तो वोट देते हैं, उन लोग के इधर 25 इयर्स होने से ना। हाँ, खाली वोट नहीं देता है, वो सब काउंसिल का मेंबर हो जाता है। ठीक है, काउंसिल का मेंबर। Now, first I am to you reckoning how and with what wisdom it was ordained by our ancestors that the common people should not be admitted into this company of citizens, in whose authority lies the whole power of the Commonwealth. Because many troubles and popular tumults arise in those cities, whose government is swayed by the common people. Many were of contrary opinion, deeming that it would do well if this manner of governing the Commonwealth should rather be defined by ability and abundance of riches.
Contrariwise, the honest citizens and those that are liberally brought up oftentimes fall to poverty. Therefore, our wise and prudent ancestors ordered that this definition of the public rule should go rather by the nobility of lineage than the estimation of wealth, yet with that temperature proviso that man of cheap and supreme nobility should not have this rule alone, for that would rather have been the power of a few than a commonwealth, but also every other citizen who's ever not ignobly born, so that all which were noble by birth or ennobled by virtue did obtain this right of government. बेसिकली यहाँ पे बोलने बोलने की कोशिश ये कर रहा है कि जो कॉमनवेल्थ है, ठीक है, माने जो रूल्स होगा, जो सिटी का जो भी रूल होगा, उसमें हर आदमी पार्टिसिपेट करेगा, नॉट ओनली द नोबल मैन। खाली नोबल मैन को राइट नहीं होना चाहिए, हर आदमी को राइट होना चाहिए लॉ में बोलने का। जैसे हमारा डेमोक्रेसी का काइंड ऑफ, ये डेमोक्रेसी का एक हिंट है। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वेयर एवरी पर्सन हैज अ राइट टू एंड दे हैव देयर ओन से, है ना। आज हमारा भी जो कॉमन पीपल है वोट दे के अपनी बात बोलता ही है ना। अगर उसको नहीं समझ में आता गवर्नमेंट तो वोट नहीं देता, गवर्नमेंट को गिरा देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एवरी पर्सन हैज द राइट टू चूज एंड क्या नाम है अपना फॉर्म ऑफ रूल्स। सो एवरी पर्सन इज देयर, ठीक है, एक खाली एक आदमी नहीं सामने। चलो, यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमैनिज्म। द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटी इन यूरोप हैड बीन सेट अप इन इटालियन टाउन्स। द यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ, है ना, तो ये पढ़ा है, उसमें बोलता है ना, आई कम फ्रॉम पादुआ, है ना। पादुआ माने यूनिवर्सिटी ऑफ पादुआ। याद आ रहा है, पोर्शिया बोलती है ना उसको कोर्ट में ड्यूक को, है ना। हाँ सर, आई कम फ्रॉम पाडुआ। I come from Padua. And Yeah, Bologna had been centers of legal studies from the 11th century. माने ये सब एकदम तो माने लीगल स्टडीज के लिए फेमस थे। तो अगर आप बोलेंगे ना कि आई एम कमिंग फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, या आप बोलेंगे आई एम कमिंग फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी, या आई एम कमिंग फ्रॉम दिस रेप्यूटेड कॉलेज, ठीक है, आई एम अहमदाबाद, तो लोगों को पता, अरे यार ये तो पढ़ा लिखा आदमी, ठीक है। Commerce being the chief activity in the city, there was an increasing demand for lawyers and notaries, a combination of solicitors and record keepers, to write and interpret rules and written agreements, without which trade on a large scale was not possible. जहां पैसा का काम आएगा वहां पर एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा, है ना। वहां पर सब कुछ एग्रीमेंट में होता है, सब कुछ होता है। Law was therefore a popular subject of study, but there was now a shift in emphasis. It was studied in the context of earlier Roman culture. Francesco Petrarch represented this change. To Petrarch, antiquity was a distinctive civilization which could be best understood through the actual words of ancient Greeks and Romans. He therefore stressed the importance of close reading of ancient authors. अब यहां पर ये बोल रहा है कि पुराने जो ऑथर हैं उनकी भी किताबें पढ़िए। जैसे अगर हम लोग वेदास के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो हमको पुराना ऋग वेदा पढ़ना ही पड़ेगा ना। और तुमको मैं भी इस बात को मानता हूं कि अगर हम लोग का पुराना जो टेक्स्ट है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाँ, हम लोग उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर सकते हैं, कंटेम्परेरी के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, पर पुराना टेक्स्ट पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उससे हमको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। समझ में आया? द एजुकेशन प्रोग्राम इम्प्लाइड दैट देयर वाज मच टू बी लर्न which religious teaching alone could not give. This was the culture of historians in the 19th century was where to label humanism. By the early 15th century, the term humanist was used for masters who taught grammar, rhetorics, poetry, history, and moral philosophy. ठीक है? The Latin word humanitas, from which humanities were derived, have been used many centuries ago by the Roman lawyer and essayist Cicero, a contemporary of Julius Caesar, to mean culture. These subjects were drawn from or connected with religion and emphasized skills developed by the individuals through discussion and debate. तो तुम देखो यहाँ पर लोग जो है वो खाली रिलीजियस के हिसाब से बात नहीं कर रहे, उसके अलावा भी, रिलीजन के अलावा भी ये लोगों ने बहुत सारी क्या नाम है स्टडीज को ये लोगों ने चालू किया है लेकर आना, ठीक है। These revolutionary ideas attracted attention in many universities, particularly in the newly established university in Petrarch's own hometown of Florence.
Till the end of the 13th century, this city had not made a mark as a center of trade or of learning. But things changed dramatically in the 15th century. A city is known by its great citizens as much as by its wealth. And Florence had come to be known because of Dante Alighieri, a lawman who wrote on religious themes, and Giotto, an artist who painted lifelike portraits, very different from the stiff figures done by earlier artists. From then, it developed as the most exciting intellectual city in Italy and a center of artistic creativity. The term the Renaissance man is often used to describe as a person with many interest and skill. अब तुम लोग देखो यहाँ पर जो है एक तो नया तरह का स्टडी या नया तरह का आर्ट डिस्कवर हुआ फ्लोरेंस में, जिसमें ये जो आर्टिस्ट है ये लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाना चालू कर दिया, माने लाइफ साइज एकदम उतना ही लंबा चौड़ा, तुमको ऐसा लगेगा कि एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम, जैसे मैडम तुसाड में जो वैक्स स्टैचूज नहीं आते एकदम लाइफ लाइक, ठीक है, ये उस तरह का पोर्ट्रेट बनाना चालू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक नया चेंज आना चालू हो गया एंड पीपल वर अट्रैक्टेड टू इट, ठीक है। तो हम लोग का जो फ्लोरेंस था, ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी सिटी के रूप में निकलने लगा। पहले इसका इतना नाम नहीं था, लेकिन आस्ते आस्ते जब इसमें नया नया कल्चर आने लग गया तो फ्लोरेंस जो है वो एक बहुत ही क्या नाम है एक्टिवली और बहुत ही फेमस और बहुत ही डेवलप सिटी बन के बाहर निकला, ठीक है। The term Renaissance man is often used to describe a person with many interests and skills, because many of the individuals who became well known at this time were people of many parts. They were scholars, diplomats, theologians, artists combined in one. The humanist view of history. Humanists thought they were restoring true civilization after centuries of darkness, for they believed that the dark age had set in after the collapse of Roman Empire. Following them, later scholars unquestioningly assumed that a new age had begun in Europe for the 14th century. The term Middle Ages, medieval period, was used for the millennium after the fall of Rome. In the Middle Ages, they argued that church had had such a complete control over men's mind that all the learnings of the Greeks and the Romans have been blotted out. The humanists used the word modern for the word from the 15th century. माने यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि जो चर्च का सिंगल माइंडेड एजेंडा था ना, माने चर्च ने एक वेल डिफाइंड रूल बनाया हुआ था, लोगों को उसी को फॉलो करना था, पर लोग अब उसको नहीं फॉलो करना चाहते। लोग बोलते हैं अगर आप अपनी बुद्धि को यूज ही नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि तो रॉट हो जाएगी, ये बात तो सही है ना। अगर आप अपना ही कुछ यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो सबका सब खत्म ही हो जाएगा। और चर्च ने इनडायरेक्टली लोगों को सोचने से मना ही कर दिया था। चर्च बोला तुमको सोचने की जरूरत नहीं है, तुम कुछ भी नहीं सोचना है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही है। तो पीपल वेर एक्चुअली ब्लाइंडली फॉलोइंग द चर्च। इसके इसके कारण उनका जो क्रिएटिविटी है ना वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। देयर वाज नो क्रिएटिविटी लेफ्ट। अंडरस्टूड। यहाँ पे देखो 5th से 14th सेंचुरी का हम लोग मिडिल एजेस बोलते हैं। 5th to 9th सेंचुरी जो है बीच का तो डार्क एज है। 9 to 11 अर्ली मिडिल एज, क्या नाम है लेट मिडिल एज, और 15th सेंचुरी के बाद हम लोग मॉडर्न एज बोलना चालू किया। Recently, historians have questioned this division. With more research being done and more being found out about Europe in this period, scholars, yes, Srijan. The 5th to 9th century को डार्क एज क्यों बोलते हैं? डार्क एज इसके लिए बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर चर्च का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था और लोग अपना बुद्धि यूज ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो जो बोला जा रहा था वही कर रहे थे, तो क्रिएटिविटी जीरो था यहाँ। There was no creativity, nothing new was being created. Okay. With more researches being done and more being found out about Europe in this period, scholars are increasingly reluctant to make sharp divisions between centuries in terms of being culturally vibrant or otherwise. It seems unfair to label any period at the dark age. तो साइंटिस्ट बोलता है कि हर चीज तो इवॉल्व होता है ना, बिना एक चीज इवॉल्व हुआ दूसरा चीज आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कोई डार्क एज होगा, कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट हो ही रहा होगा। तो आप अगर किसी को डार्क एज बोलते हैं तो उन लोगों को लगता है ये गलत है। डार्क का मतलब हो गया पूरा बंद है, बत्ती गुल है, कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा, ठीक है। साइंस एंड फिलोसफी, द अरब्स कॉन्ट्रीब्यूशंस। Much of the writings of the Greeks and Romans have been familiar to monks and clergymen through the Middle Ages, but they had not made this widely known. In the 14th century, many scholars began to read translated works of Greek writers like Plato and Aristotle. For this, they were indebted not
to their own scholars, but to Arab translators who had carefully preserved and translated ancient manuscripts. Plato was Aflatun and Aristotle Aristu in Arabic. ठीक है, तो माने यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे, प्लेटो और एरिस्टोटल जो थे, इनका काम जो था, इनका जो वर्क था ना, वो अरेबियन में ट्रांसलेट हुआ था। ठीक है, अंडरस्टूड। माने ग्रीक्स लोगों ने खुद ट्रांसलेट नहीं किया, बट अरबिक्स माने अरब वर्ल्ड ने उनको ट्रांसलेट किया था। तो एक्चुअली ये जो डॉक्यूमेंट्स है प्रिजर्व हो गए, इनडायरेक्टली प्रिजर्व हो गए। ठीक है, वरना ये लॉस्ट हो जाता। अगर अरेबियंस लोग इसको ट्रांसलेट नहीं करते तो ये सारे जो माने लिटरेचर है ये सब लॉस्ट हो जाता। While some European scholars read Greek in Arabic translation, the Greeks translated works of Arabic and Persian scholars for further transmission to other Europeans. These were works on natural science, mathematics, astronomy, medicine, and chemistry. इसको यार Ptolemy's Almagest, a work on astronomy written in Greek before 140 CE and later translated in Arabic, carries the Arabic definition article al, which brings out the Arabic connection. Among the Muslim writers who were regarded as men of wisdom in the Italian world were Ibn Sina, Avicenna in Latin, okay, Ibn Sina in Arabian, an Arab physician and philosopher of Bukhara in Central Asia, and Al-Razi, author of Medical Encyclopedia. Ibn Rushd, an Arab philosopher of Spain, tried to resolve the tension between philosophical knowledge and religious belief. His method was adopted by Christian thinkers. माने यहाँ पर क्या नाम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था रिलीजन को और फिलोसफिकल नॉलेज दोनों के अंदर, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो रहा था। तो ये जो टेंशन था इसको सॉल्व कर दिया गया और क्रिश्चियंस लोग ने इस चीज को पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया। ठीक है, ह्यूमैनिस्ट रीच्ड आउट टू पीपल इन वैरायटी ऑफ वेज. Though the curricula at university continued to be dominated by law, medicine, and theology, humanist subjects slowly began to be introduced in schools, not just in Italy but in other European countries as well. यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे तुम देखो, अभी हम लोग खाली रिलीजन के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग बहुत सारी नई नई स्टडीज कर रहे हैं। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन। ठीक है, हम लोग मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग थियोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिसिन और मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के कारण हम लोग ने बहुत सारे कैलकुलेशंस कर लिए। ठीक है, हम लोग ने पता लगा लिया कि एक्लिप्स कब होता है। ठीक है, हम लोग बहुत सारे ये जो हमारे सोलर फिनोमिना है इसके बारे में पता लगाया। और साइंस तो तुमको पता ही है, साइंटिस्ट लोग के कारण बहुत सारे दवाइयां हमने खोजी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 जैसा क्या ना पैंडेमिक पहली बार ही आया, ऐसा बहुत बार पैंडेमिक्स आए हैं जिसको साइंटिस्ट लोग ने, डॉक्टर लोग ने ठीक भी किया है। ठीक है, तो तुमको पता स्पेनिश फ्लू हुआ था 100 साल पहले, उसमें भी बहुत लोग मर गए, लेकिन फिर बहुत लोग बचे भी बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स। ठीक है, हम लोग का ये जो साइंस का जो ग्रोथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के सर्वाइवल के लिए। आर्टिस्ट एंड रियलिज्म, यहां पर एक चेंज आया। फॉर्मल एजुकेशन वाज नॉट द ओनली वे थ्रू व्हिच ह्यूमैनिस्ट्स शेप द माइंड्स ऑफ द वर्ल्ड. आर्ट, आर्किटेक्चर एंड बुक्स वर वंडरफुली इफेक्टिव इन ट्रांसमिटिंग ह्यूमनिस्ट आइडियाज. चलो इसको रीड करो, क्या नाम है तुम्हारा? दीप शिखा. Art is embedded in nature. He who can extract it has it. Moreover, you may demonstrate much of your work by geometry the more closely your work abides by the life in its form. So आप लोग much रिजॉइन the मत करना, better वी विल will it गोली अप टू appear. हियर, जिसके बाद हम लोग का इंग्लिश का क्लास है। ठीक है, आज हम लोग तो पोएम करेंगे, द वॉइस Okay. ऑफ रेन। No man shall ever be able to make a beautiful figure out of his own imagination unless he has well stored his mind by much copying from life. ये बहुत सही बात है। Albert आर्ट जो होता Durer. है वो आपके अंदर होता है ना, माने आपका सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। आपने एक माउंटेन देखा, ठीक है, हाँ, बहुत लोग माउंटेन देखते हैं लेकिन हर कोई माउंटेन ड्रॉ नहीं कर पाता ना। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो लोग उस चीज को अपने अंदर ले नहीं पाते ना। जो आर्टिस्ट होते हैं उनका जो ऑब्जर्विंग स्किल होता है बहुत तगड़ा होता है। वो लोग उस चीज को देखते हैं, उसकी माइन्यूट डिटेल्स देखते हैं और वो उनके अंदर बस जाता है। उसके बाद वो लोग उसको क्या नाम है पोर्ट्रे कर पाते हैं, उसको दिखा पाते हैं। हम जैसा आदमी को तो कुछ ही नहीं आता। हमको स्कूल में बोलता था ड्राइंग करने, हम एक बोर्ड बना के आते थे, एक माउंटेन बना